हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया PG कॉलेज चूरू। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में है, जिन्हें इकोलॉजिकल फैक्टर्स या पारिस्थितिक कारक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। एनवायरनमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण, और पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। इट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मटेरियल्स एंड कंडीशंस विच इज सराउंडिंग द लिविंग्स या ऑर्गेनिजम्स एंड अफेक्ट इन एनी वेज इज एनवायरनमेंट। पर्यावरण से तात्पर्य होता है वो सभी बाह्य बल, पदार्थ तथा परिस्थितियाँ जो किसी भी सजीव को चारों तरफ से घेरे हुए हैं या किसी भी जीव को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उसे किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, वो उसका एनवायरनमेंट या पर्यावरण है। एटिमोलॉजिकल मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग्स, और एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ भी सराउंडिंग्स होता है, अर्थात चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक वस्तु। Thus, environment is a complex of many things. इस तरह से पर्यावरण अनेक प्रकार की चीज़ों का एक जटिल होता है, जैसे लाइट प्रकाश, टेम्परेचर तापमान, सॉइल मृदा, वाटर जल, विच सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जीव को चारों ओर से घेरते हैं। ईच बिकम्स ए फैक्टर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। इनमें से प्रत्येक उस जीव के पर्यावरण का एक कारक बन जाता है। दीज फैक्टर्स हैव बीन वेरियसली कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स और सिंपली फैक्टर्स। इन कारकों को अनेक नामों से जाना जाता है। इन्हें पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं, ये पारिस्थितिक कारक भी कहलाते हैं, और इन्हें सामान्यतया सिंपली कारक के नाम से भी जान सकते हैं। इट मे बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ये कारक जीव भी हो सकते हैं और ये निर्जीव भी हो सकते हैं। यदि ये लिविंग है तो इसे बायोटिक या जैविक कारकों के नाम से भी जाना जाता है, और यदि ये निर्जीव हैं तो इन्हें अजैविक कारकों के नाम से भी जाना जाता है। Some of these living or non-living factors makes the environment of an organism. उनमें से कुछ सजीव या नॉन लिविंग जो कारक हैं वो किसी भी जीव का पर्यावरण बनाते हैं। The place where an organism lives, habitat, वो स्थान जहाँ पर सजीव रहता है वो उसका आवास कहलाता है। Indeed presents a particular set of environmental conditions, the environmental complex. और ये जो आवास है, हैबिटाट है, वास्तव में एक निश्चित प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थितियों के सेट को प्रस्तुत करता है या प्रेजेंट करता है, जिसे एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Various ecological factors of this environmental complex have been grouped and discussed in different ways. पर्यावरणीय जटिल के ये जो पारिस्थितिक कारक हैं, इनको अनेक प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं और अनेक तरह से डिस्कस कर सकते हैं। Sometimes all the factors are classified into two groups. कभी कभी इन कारकों को दो समूहों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स और इनडायरेक्ट फैक्टर्स, प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक। डायरेक्ट फैक्टर्स एनवायरनमेंट के वो कारक होते हैं जो किसी सजीव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान, लाइट, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, सॉइल एयर, मिट्टी में उपस्थित वायु, सॉइल वाटर, मृदा में उपस्थित जल, सॉइल न्यूट्रिएंट्स,
मृदा में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ। अप्रत्यक्ष कारक या इनडायरेक्ट फैक्टर्स वे कारक होते हैं जो किसी भी सजीव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर या सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा की संरचना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है और सजीवों को यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न जीव भी सजीवों को प्रभावित करते हैं। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, विंड, स्लोप्स, वायु और ढलान। इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। अस्टिंग ने 1948 में इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को 5 भागों में डिवाइड किया। सब्सटेंस या पदार्थ, इसके अंतर्गत उन्होंने सॉइल और वाटर को लिया। कंडीशंस यानी दशाएं, पर्यावरणीय परिस्थितियां, इनको इन्होंने कंडीशंस में रखा जिसमें टेम्परेचर और लाइट आते हैं। फोर्सेस यानी बल, इसमें विंड और ग्रेविटी। ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। एंड टाइम यानी समय। इसी क्रम में डोबनमायर ने 1959 में इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स को 7 भागों में क्लासिफाई किया। नंबर 1 टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, फायर एंड बायोटिक फैक्टर्स। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा, लेकिन अधिकांश जो इकोलॉजिस्ट्स हैं वो इन पर्यावरणीय कारकों या पारिस्थितिक कारकों को मुख्यतया 4 कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है क्लाइमेटिक या एरियल फैक्टर्स, जिसे जलवायवीय फैक्टर भी कहते हैं, जलवायवीय कारक, अर्थात ऐसे कारक जो जलवायु से या क्लाइमेट से संबंधित हैं। टोपोग्राफिक या फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इसे स्थलीय या भू आकृतिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ये जो फैक्टर हैं पृथ्वी की या सतह की आकृति से संबंधित होते हैं। एडेफिक यानी मृदीय कारक, एडेफिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है रिलेटेड टू सॉइल, यानी ये कारक मृदा या सॉइल से संबंधित हैं। बायोटिक यानी जैविक कारक। ये जो अधिकांश एनवायरमेंटलिस्ट इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम फर्दर इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्लाइमेटिक है, इसे एरियल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह जलवायु से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत 5 फैक्टर्स आते हैं, जिसमें टेम्परेचर ऑफ एयर यानी वायु का तापमान, इसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कहा जाता है, यानी वायुमंडल का जो तापमान है वह क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। लाइट अर्थात प्रकाश, रेनफॉल यानी वर्षा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी वायु की आर्द्रता, एंड एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। एटमॉस्फेरिक फैक्टर में गैसेस, विंड और फायर आते हैं। दूसरा जो इसका श्रेणी है वो टोपोग्राफिक या फिजियोग्राफिक है। जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, ये जो कारक हैं ये रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की का जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित है, जिसमें 3 कारकों को शामिल करते हैं। एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई, नंबर 2 डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन चेन्स एंड वैलीज, जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनकी दिशा किस तरह की है, एंड वैलीज यानी घाटियाँ। तीसरा जो कारक है वो है स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप्स,
जो ढाल हैं उनकी तीव्रता कितनी है और उनका सन की तरफ एक्सपोजर है वो कितनी मात्रा में है, इसके आधार पर। एडेफिक फैक्टर्स जो है वो डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो मृदीय कारक हैं उसमें अपने मृदा के निर्माण की स्टडी करते हैं। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल की भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं उनके बारे में भी बताते हैं। और एडेफिक फैक्टर में मुख्यतः सॉइल को शामिल किया जाता है। बायोटिक फैक्टर्स जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें जंतु, पादपों और जो सूक्ष्म जीव हैं उनके मध्य जितने भी प्रकार के परस्पर संबंध होते हैं उनका अध्ययन हम बायोटिक फैक्टर्स में करते हैं। भविष्य में हम जब भी इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हमें इसी बात का ध्यान रखना है और इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है मुख्यतः सर्वथा मान्यता प्राप्त है, जिसमें पारिस्थितिक कारकों को मुख्यतया 4 श्रेणियों में उपविभाजित किया गया है, जिसमें क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, एडेफिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स को शामिल किया गया है। द रियल एनवायरनमेंट अर्थात वास्तविक पर्यावरण। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे कारक हैं जिनको हम पारिस्थितिक कारक या पर्यावरणीय कारक या सिंपली कारकों के नाम से जानते हैं। लेकिन जो वास्तविक एनवायरनमेंट है किसी भी सजीव का, वो क्या है? तो वास्तविक जो पर्यावरण है वो है इंटरेक्शंस अमंग इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ये जो पारिस्थितिक कारक हमने पीछे अध्ययन किए हैं इनके मध्य जो परस्पर संबंध है वो रियल एनवायरनमेंट है, वास्तविक एनवायरनमेंट है। अंडर नेचुरल कंडीशंस द ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड by the sum of all ecological factors and not by an individual factors। हम यूँ कह सकते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक परिस्थितियों में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सभी पारिस्थितिक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर या किसी एक अकेले कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, सभी कारक परस्पर संबंधित होते हैं। वेरिएशन इन वन फैक्टर में अफेक्ट अदर फैक्टर, इनमें से किसी भी एक कारक में किसी भी वजह से कोई डिस्टरबेंस या कोई वेरिएशन या कोई भिन्नता आ जाती है तो दूसरा कारक भी इससे प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड सर्टेनली ब्रिंग आउट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी वैल्यू। यदि किसी भी कारण से तापमान में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से जो आर्द्रता है उसकी वैल्यू में कमी आएगी। इसी प्रकार से इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी इन एडिशन टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस वुड अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अर्थात किसी भी वजह से अगर जो प्रकाश का जो फैक्टर है और प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण में भी वृद्धि होगी, साथ ही ये वातावरणीय जो आर्द्रता है उसको भी प्रभावित करेगी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को भी प्रभावित करेगी। इस तरह से हम इस डायग्राम की सहायता से हम रियल एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। दैट एट ए गिवन टाइम इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ इज एन ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि पीछे जो हमने विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, तो इनके मध्य जो आपस में संबंध होता है उसी से ही कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रभावित होता है। सो दीज फैक्टर्स ऑपरेट इन कंजंक्शन नॉट इन आइसोलेशन। तो ये पर्यावरणीय कारक या पारिस्थितिकी के कारक आपस में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया से ही
संचालित होते हैं, इंडिविजुअल या अलग तरीके से या आइसोलेशन के रूप में संचालित नहीं हो सकते। इस चित्र से हमें पता लगता है कि सभी प्रकार के जो जीव हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स में आती है, इसी तरह से ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। थैंक यू।